दुनिया की नजरें टिकी हैं एक बड़े ऐलान पर। क्या अमेरिका और ईरान के बीच खत्म होने जा रहा है महीनों पुराना तनाव और युद्ध? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बड़ा दावा सामने आया। बेसेंट ने कहा कि हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ जल्द समझौता हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में जहाजों की निगरानी ईरान भी कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि कतर की मध्यस्थता भी जारी है, ओमान की मध्यस्थता भी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान में क्या बात सच में बन गई है या फिर ये सिर्फ भ्रम की स्थिति है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी पक रही है? क्या होगा आगे, आज समझेंगे गहराई से, विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेहमान। छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। अमेरिका और ईरान के बीच 5 महीनों से चल रहा युद्ध अभी तक थमा नहीं है, ना ही दोनों देशों के बीच कोई पक्का समझौता हो सका है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। अमेरिका दावे कर रहा है कि जल्द ही कोई बेहतर समझौता हो सकता है, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं चल रही है। तो सवाल यह है कि आखिरकार बातचीत को लेकर पक क्या रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका और ईरान के बयानों में बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि बुधवार को कोई बड़ा समझौता हो सकता है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और क्षेत्र में हालात सामान्य करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा सके। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ओमान और ईरान के बीच जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। तो वहीं ईरान का कहना है कि ओमान के साथ बातचीत में अमेरिका शामिल नहीं है और ये बातचीत एक नया समुद्री ढांचा बनाने पर केंद्रित है, जो ईरान की संप्रभुता की रक्षा करे। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में सकारात्मक संकेत और हॉर्मुज में आवाजाही बहाल होने की उम्मीदों से क्रूड के भाव में नरमी साफ देखने को मिल रही है। $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका क्रूड अब $80 प्रति बैरल के करीब आ चुका है। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग के सामान्य होने की उम्मीद से बाजार में राहत का माहौल बना है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कतर की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कतर के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। वहीं हॉर्मुज को खोलने की कोशिशों के बीच अभी भी कई अड़चनें बनी हुई हैं। तो अब देखना होगा कि ईरान अमेरिकी शर्तों को कितना मानता है और दोनों के बीच कितनी बात बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच रॉयटर्स के हवाले से कुछ और इनसाइट्स आ रहे हैं और उनके मुताबिक प्रस्तावित ओमान ईरान समझौते के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश करने वाले इनबाउंड वाले जो जहाज हैं उन पर नियंत्रण मिल सकता है। जी हां, रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ट्रंप प्रशासन इस रियायत पर विचार बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो ये ईरान के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। हालांकि जो रॉयटर्स के हवाले से जो क्षेत्रीय अधिकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि समझौते की कई अहम शर्तों पर अभी बातचीत बाकी है और इतनी जल्दी समझौता होने वाला नहीं है। ये जो पेंच फंसे हुए हैं वो जहाज़ों की जांच कौन करेगा, फीस का ढांचा कैसे होगा, इस पर फंसा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि ईरान ने जहाज़ों के माल पर 5 से 7% टैक्स की मांग की है, शुल्क की मांग की है, जबकि ओमान जो मध्यस्थता कर रहा है वो 3% के आसपास का सुझाव दे रहा है। तो अब क्या होगा? हालांकि अमेरिका किसी भी प्रकार का शुल्क देने के पूरी तरह से खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के एक और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं, जो इस वक्त ब्रेकिंग के रूप में हमारे सामने आ रही है। प्रतिबंध हटाने का फैसला अमेरिकी ट्रेजरी ने फिलहाल जारी किया है। यूएस ने IRGC से जुड़ी कुछ 3 संस्थाओं पर से प्रतिबंध भी हटा दिया। तो ये एक बड़ी खबर है। इस वक्त अमेरिकी ट्रेजरी की वेबसाइट पर इस बात की बाकायदा जानकारी दी गई है। रॉयटर्स के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट, प्रतिबंध हटाने का जो फैसला है वो खबर आ रही है कि अमेरिकी ट्रेजरी ने जारी किया है। तो IRGC से जुड़ी 3 संस्थानों पर जो लगे हुए प्रतिबंध हैं वो हटा दिए गए हैं। तो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि ईरान की सेना से जुड़े 3 संस्थानों पर अगर ये प्रतिबंध हटाए गए हैं तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका अपनी तरफ से काफ़ी आगे बढ़कर इस डील को करना चाहता है और संभवतः नेगोशिएशंस के दौरान इस बात के संकेत अमेरिका की तरफ से आए हैं
कि वो डील मुकम्मल करने पर पूरी तरह से सीरियस है, प्रतिबद्ध है। और ये बड़ा फैसला अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से लिया गया है कि ईरान की सेना से जुड़े हुए 3 संस्थानों पर से प्रतिबंध हट। अब आप सोचिए, युद्ध चल रहा है, आईआरजीसी की कितनी अग्रणी भूमिका है, और उन्हीं से जुड़ी हुई 3 संस्थानों से अगर ट्रेजरी विभाग अमेरिका का प्रतिबंध हटा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अपनी तरफ से सीरियसनेस दिखा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से क्या, यही एक बहुत बड़ा पेंच है। वहां की तरफ से जो ठंडे रिस्पॉन्स आए हैं, वहां की बात अभी समझ में आ नहीं रही है। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अजय बग्गा सर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। अजय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष चंद्र गर्ग सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। गर्ग सर, गुड इवनिंग। अनुराग सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल यूएस से, हमेशा हमारे लिए समय निकालते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है अनुराग सर आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, क्या कुछ समझ में आ रहा है? अभी जो खबर भी आ रही है कि ट्रेजरी विभाग ने 3 संस्थाओं से प्रतिबंध भी हटाए हैं। रॉयटर्स के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि इनबाउंड जो पूरा का पूरा ताना बाना है वो सौंपा जा सकता है, ईरान को स्वायत्तता दी जा सकती है। क्या कुछ नजर आ रहा है सर अभी डील के बारे में? बहुत बहुत कंफ्यूजन है, बहुत मुश्किल है। और ट्रम्प ने इतनी बारी कहा है कि मैं मार दूंगा कि कोई उनको सीरियसली ले नहीं रहा है। यूएस की क्षमता घटती जा रही है। और ये पहली बारी अब कह सकते हैं कि सोवियत रूस के तकसीम होने के बाद ये पहली बारी एक यूनिपोलर वर्ल्ड से हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं। जबकि ग्लोबल हेजिमोन जो सबसे शक्तिशाली था और शक्तिशाली है, उसने ऐसा एक जंग का जरिया चूज किया जिससे वो एक्सपोज हो गया। और वहां पे एक छोटा सा देश रोक के बैठा है दुनिया के एनर्जी सप्लाईज को, और उसने क्षमता दिखा दी। अब इसका एस्केलेशन ट्रम्प कर नहीं सकते, बूट्स ऑन ग्राउंड डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ईरान की तबाही हो रही है, जरूर इकोनॉमिक तबाही हो रही है, बट इसको आपने ऐसा देखना है कि जैसे एक ड्रग माफिया चला रहा हो, एक ड्रग कार्टेल अगर चला रहा हो। वो आवाम की तरफ कुछ नहीं देखते, वो अपने लोगों की तरफ कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ अपना सर्वाइवल और आपको कितनी हानि पहुंचा सकते हैं ताकि आप उनको उनसे सुलह करके उनसे प्रोटेक्शन मनी लेके उनको अलाउ कर दे फंक्शन करने के लिए। तो ये जंग होनी नहीं चाहिए थी। मैंने पहले भी कहा था, क्या हासिल हुआ? ये जो न्यूक्लियर सोच के बैठे थे कि ईरान का न्यूक्लियर है, 2024 में भी बमबारी की बोला, हमने तोड़ दिया। 2025 में तो बहुत भारी 12 दिन तक बमबारी की और बोला अब पूरा नष्ट हो गया। तो 2026 में क्यों गए? और फिर कह दिया कि अब हम जीत गए, इतनी बारी बोल दिया जीत। और हर बारी ईरान ने आके पूरे विश्व का एनर्जी संकलन और एनर्जी संतुलन बिल्कुल खराब कर दिया। तो ओवरऑल यही दर्शा रहा है, ये जिस तरह से बातचीत हो रही है और जो निकल के आ रहा है, ईरान किसी जल्दी में नहीं है। ईरान कोशिश करेगा कि नवंबर तक खिंचता जाए, और उनको पूरी पीड़ा उठाने की सक्षमता है, क्योंकि वो बॉदर्ड नहीं है अपने आवाम के बारे में, उनको इतना नहीं फर्क पड़ता है, उनको अपना रेजीम बचाना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि गल्फ की जो कंट्रीज हैं वो फंस गए। अब गल्फ की कंट्रीज, अभी देखिए पिछले हफ्ते भी प्रिंस खालिद मिलने गए ट्रंप को, फिर एमबीएस ने बातचीत की, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि सारे गल्फ के कंट्रीज मुझे कह रहे हैं कि भारी भरकम हम अटैक ना करें ईरान पे, तो हम नहीं कर रहे। अब ये कहा जा रहा है कि यूएस का ज्यादातर जो बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट और लोग हैं वो सारे इसराइल में मूव कर दिए गए हैं, क्योंकि एयर डिफेंस वहां पे ज्यादा क्षमता वाला है। बट अब एस्केलेशन होगा तो गल्फ को कौन बचाएगा? और गल्फ वाले यही कह रहे हैं, ईरान ने सीधा कहा है आप अगर एक पावर प्लांट उड़ाएंगे, हम भी गल्फ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने उड़ा देंगे। तो इसी के कारण अब एस्केलेशन रुका हुआ है, जंग नहीं हो रही। बट यहां से अब हमारी उम्मीद यही है कि 60 दिन का एक ट्रीटी हो जाए, कि 60 दिन तक आवाजाही शुरू हो जाए, और फिर हम बाकी बातचीत करते हैं। ये बहुत ही उम्दा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बेस्ट केस सिनेरियो अभी दिख रहा है। बाकी तो
सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो ट्रम्प के लिए हार के ही ऑप्शंस हैं। तो ट्रम्प भी फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। ईरानियन तो अटक गए हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको वो छोटा 30 किलोमीटर का एक दायरा कवर करना है, जो कोई भी सेना कर सकती है। कितनी भी आप बमबारी कर लें, उतना उनमें क्षमता है। तो यहाँ पे अब अटक गई है बात, और गल्फ वाले फंस गए हैं। हमारा भारत के लिए भी बहुत प्रॉब्लम राइट है, सर, जी। क्योंकि तेल महंगा है। जी। एब्सोल्युटली सर। इस बीच दर्शकों को बता दें, जो 3 जो आईआरजीसी से जुड़ी हुई कंपनीज और एंटिटीज़ से जो बैन हटाने की बात कही गई है, वो दरअसल एविएशन सेक्टर्स की हैं। फ्लाई बगदाद उसमें है और दूसरे विमान हैं उसमें हैं। महान एयर भी है इसमें। फ्लाई बगदाद पे तो अमेरिका बार बार ये कहता था कि भाई जो फ्लाई बगदाद और उसके जो 2 और दूसरी जो विमान हैं, वो ईरान की जो सेना है आईआरजीसी, उसके जो सहयोगी संगठन है, उनके लिए हथियार ले जाती है, लड़ाके ले जाती है, अवैध पैसे ले जाती है, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देशों में पहुंचाती है। तो लॉजिस्टिक्स का काम ये एयरलाइंस जो हैं वो ईरानी सेना के लिए करते थे, और ये बैन लगाया गया था काफ़ी पहले। 2017 में एक बार लगाया, 11-12 में भी लगाया, उससे पहले 8 में भी लगाया। अब ये बैन लिफ्ट किया गया है। तो कोशिश की जा रही है, जैसा बग्गा सर ने बहुत अच्छे से बताया, कि अमेरिका डेस्परेट है इस वक्त कि एक मुकम्मल डील तक पहुंचे, लेकिन ईरान आराम से सोच समझ करके कदम आगे बढ़ा रहा है। गर्ग सर से थोड़ा एनालिसिस लेते हैं इस वक्त की स्थिति का। गर्ग सर। देखिए, जून में ईरान और यूएस के बीच में समझौता हो गया था। उसको थोड़े दिनों बाद ही नकार दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। अब दूसरे समझौते की बात हो रही है। मेरी समझ में जून और अब के बीच में 4 विशेष परिवर्तन आ गए हैं। एक तो अमेरिका ने ये निश्चित रूप से रियलाइज कर लिया है कि अब इसराइल के हम साथ नहीं हैं। इसराइल की सेट की हुई कंडीशंस और ऑब्जेक्टिव से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें इसराइल को रोकना है, बजाय इसराइल के बढ़ावे देने पे हम ईरान या किसी और को अटैक करें। तो ये बड़ा परिवर्तन आ गया है। दूसरा, मेरे ख्याल से अमेरिका ने रियलाइज किया, जो पिछले बार इन्होंने काफ़ी कुछ कमिटमेंट कर दिया था कि भाई हम इतने $400 बिलियन के असिस्टेंस भी दे देंगे और ये सारी अनफ्रीज भी कर देंगे। उसका डोमेस्टिक फीडबैक काफ़ी ख़राब आया कि इतना सारा क्यों आप हम ईरान को दे रहे हो, आपको क्या मैंने आपने सेल आउट कर दिया वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि अमेरिका उस कमिटमेंट से बाहर निकलना चाहता है। तीसरा, ये फैक्ट है जो बग्गा जी भी कह रहे थे कि गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि भाई अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सकता, हमें ईरान के साथ रहना है और ईरान के साथ समझौता करना है। तो उन्होंने यूएस को बिल्कुल साफ कह दिया है कि या तो आप समझौता कर लीजिए, अदरवाइज हम समझौता कर लेंगे इनके साथ, हम आपके साथ और ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। चौथी चीज़ मुझे लगती है कि ये अमेरिका ने रियलाइज़ किया है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स थे पुरानी जो लड़ाई शुरू की थी उसके, कि अमेरिका को डीन्यूक्लियराइज करना है, अमेरिका की रजीम चेंज करनी है, या ये वो सब ऑब्जेक्टिव्स भी अमेरिका अब हासिल नहीं करना चाहता। तो जब ये 4 बड़े परिवर्तन हो गए अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स में और एटीट्यूड में, तो अब मुद्दा इस बात पे आ जाता है कि जो गल्फ ऑफ और ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जो बाय द वे इस लड़ाई के शुरू होने से पहले पूरी तरह से ओपन था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, करेक्ट। ये कोई मुद्दा ही नहीं था। अब वो जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, इतना बड़ा जो हथियार बन गया है, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा जून में 3 समझौते के बड़े पॉइंट थे कि आप 30 दिन में माइनिंग कर देंगे, 60 दिन तक फ्री आप चलाएंगे और उसके बाद हम समझौता कर लेंगे। तो उस पे अब मुझे लगता है कि अमेरिका ये चाहता है कि गल्फ ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स पे ऐसा समझौता हो जो परमानेंट हो और जिसमें कोई चार्ज नहीं लगे, जिसमें कोई चार्ज नहीं दिया जाए, और जो पुरानी स्थिति थी बकौल वो स्थिति वापस आनी चाहिए। लेकिन इसी मुद्दे पे ईरान को का एहसास है, ईरान जानता है
कि भाई ये एक हमारे पास बहुत बड़ा अधिकार था, और अगर ये बाकी सी चीज़ें छोड़ भी दें, न्यूक्लियर अटैक और ये सब चीज़ छोड़ दें, तो हमें अपना जो पैसा इन्होंने फ्रीज किया हुआ एक तो वो लेना है। आपको ध्यान होगा उस समझौते में जून के में उसको वापस देने का प्रावधान था, लेकिन अमेरिका ने एक भी नहीं दिया, उसका पूरा का पूरा सस्पेंड कर दिया वो प्रावधान। तो अभी जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है 2 या 3 मुद्दों पे चल रही है। एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। ईरान डेफिनेटली कुछ चाहता है कि भाई ये हमारे पास अधिकार रहे, क्योंकि कल अमेरिका वापस बदल जाए तो कौन क्या जानता है। तो वो इस समझौते में ये रखना चाहता है कि इस पे हमारा रेगुलेशन हो, कंट्रोल हो। दूसरा, एक हमारे उन पैसों के बारे में क्या हो कि आप उन पैसों के बारे में, और तीसरा आप ये सैंक्शंस और युद्ध के लिए परमानेंटली स्थायी रूप से कह दीजिए कि अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आई थिंक इन 3 पे मुद्दों पे बातचीत चल रही होगी और उसी पे उलझी हुई है। इतना Absolutely. आसान नहीं है इसको सॉल्व करना, बट Absolutely. हो जाएगा आने वाले समय। बिल्कुल सर, हो जाएगा। और आपने सही कहा, और ट्रम्प तो चाहते हैं हर हाल में हो ही जाए। इस वक्त तो उनकी जो परिस्थितियां लग रही हैं, अनुराग सर बेहतर इसको बताएंगे। सर, क्या इन्वेस्टर सर्कल्स में क्या चल रहा है सर वहाँ पर? अभी भी कोई भी ऐसी खबर आती है कि साहब डील होने वाली है, या अमेरिका थोड़ा ढीला पड़ रहा है, या ईरान की तरफ से कोई संकेत आ रहे हैं, तो हम देखते हैं मार्केट में अभी भी अच्छा खासा उसका रिएक्शंस हमें दिखाई देता है। तो यानी कि पूरी दुनिया भी वेट कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो अपने अंदरूनी हालात हैं, लंबी दूरी की मिसाइलों की भारी कमी है, वहाँ के जो मतदाता हैं वो 2:1 के अनुपात में इस युद्ध का विरोध लगातार कर रहे हैं। ट्रंप पर दबाव है। क्या लग रहा है सर, क्या वाकई में अब जैसे न तैसे ट्रंप भी निकलना चाहते हैं फाइनली युद्ध से? तो दीपक, आप तो एक तो आप मुझे इन्वेस्टर सर्कल्स में उलझा रहे हैं, मैं नहीं उलझने वाला उसमें। मैं ईरान की 2 बातें कहता हूं आपको। देखिए, मैं आपको कॉन्स्टेंटली जब से कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा था ना कि दुनिया इतने मर्जी स्पेकुलेशंस लगा रहे, इन्वेस्टर सर्किल वाले एकदम परफेक्ट चीज पकड़ लेते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। देखिए आपने देखा यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई कर रहा है, एंड ऑल सेक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल, राइट? तो आप समझ ही रहे हैं कि इन्वेस्टर सर्कल्स आर नाउ नॉट वरीड अबाउट दिस। छोटा मोटा ट्रेड होता रहता है ऑयल पे, बट देखिए 2-3 बातें क्लियर हैं और इसको ईरान से भी लिंक करते हैं। 1, ऑयल प्राइस सस्टेनेबली अबव 100 नहीं टिक पा रहा है, ठीक है? अब उसमें चाइना भी ईरान की रेस्क्यू पे नहीं आ पाया जैसा पहले सोचा था, बिकॉज जैसे ही ऑयल बढ़ता है चाइना अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स निकाल लेता है, रशिया से इंपोर्ट बढ़ा देता है, बट ईरान की हेल्प के लिए चाइना भी खुले तौर पे नहीं आया सामने। तो दैट इज हाउ आइसोलेशनिस्ट ईरान इज बिकमिंग। तो मार्केट, दीपक देखिए, इज दे विल कंटिन्यू, दे नंबर्स बता रहे हैं कि दे हैव रिफ्यूज टू, एंड ऑब्वियसली अमेरिकन इकोनॉमी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ऑयल है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड दे नीड टू कीप द प्राइस ऑफ ऑयल टू 70। अब देखिए, बेसेंट साहब ने कह दिया है कि डील तो इस हफ्ते हो जाएगी, और डील के कॉन्टूर्स आई थिंक गर्ग साहब ने कहे, बगा साहब ने बताया कि आपने भी कहा आई थिंक कि एंट्री ईरान साइड से हो जाएगी और उधर से हो जाएगी। बट देखिए 2-3 स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। आई थिंक बगा साहब ने ब्रीफली इसको टच किया कि सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, तो उनको लोगों की मतलब नहीं है, इट्स लाइक अ ड्रग कार्टेल। देखिए, ईरान की इकोनॉमी का साइज है $300 बिलियन, ये उनका जीडीपी है। ये वो इंडिया 1991 में जितना जीडीपी था ना इंडिया का, उतना जीडीपी है तकरीबन उनका। तो इट इज दैट स्मॉल इकोनॉमी। उनका इन्फ्लेशन, दीपक, इस साल आईएमएफ का प्रोजेक्शन है 68%, मतलब तकरीबन 70% का इन्फ्लेशन है उनका। वो तब जब वो पिछले 5 साल से 40 से 50% का इन्फ्लेशन झेल रहे हैं। You can imagine the plight of an Iranian. Third, दीपक, उनकी पर कैपिटा इनकम ईरान की $3,000 है, which means average Iranian is as rich or as poor as average Indian. आप समझ रहे हैं? एक 10 करोड़ के छोटे से देश में अगर एवरेज इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो एवरेज इनकम लो आ जाती है। वो तो कमा लेंगे सर। ट्रम्प साहब ने अगर डील के तहत ईरान को 3 से 5% का ट्रांजिट फीस वसूलने के लिए हामी दे दी, तो वसूल लेंगे सर, सब वसूल लेंगे।
सो दीपक देखिए, आई थिंक ईरान इज ग्रेजुअली एंड एवरीबडी नाउ एग्रीज, अब नाउ आई टाई टू द ओरिजिनल थीसिस। देखिए मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, रोग नेशन कैन बाय टाइम, लेकिन इवेंचुअली ईरान इज मूविंग टुवर्ड्स ओब्लिवियन। जो इतने सालों से कोई पावर नहीं कर पाई कि ईरान वाज नेवर कॉन्कर्ड, नोबडी वांट्स टू कॉन्कर ईरान, बट दे वांट टू लीड ईरान टू ओब्लिवियन, कि इट डजंट मैटर टू द वर्ल्ड। और वो जो सीरिया के साथ हुआ, जो इराक के साथ हुआ, जो लीबिया के साथ हुआ, द रोग पीपल कंट्रोलिंग द कंट्री आर लीडिंग द ईरान टुवर्ड्स दैट डिस्ट्रक्शन। देखिए अल्टीमेटली ये बात मानिए कि ये अमेरिका मोमेंटरी डील कर रहा है अपने हिसाब से, और वो ईरान उसको डिसरप्ट कर रहा है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, आगे पीछे ये समय पास होगा, बट इवेंचुअली टू थिंग्स आर सर्टेन। अमेरिका कंट्रोल्स द स्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ द ब्लॉकेड। वो जब मर्जी चाहे ब्लॉक कर दे, उससे ईरान की इकोनॉमी इस साल 6% श्रिंक करेगी, मतलब फॉरगेट ग्रोथ, -6% होगा उनका जीडीपी। मैं अगर छोटा सा एक सस्टेन एनीथिंग, सब छोटा सा Right. इंटरवेंशन में करना सर, छोटा सा, जी। आई मीन ईरान का इन्फ्लेशन, ईरान की जीडीपी, आई मीन हम तो जान रहे हैं ना, एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर अमेरिका ने हमला किया है, निस्तनाबूद करने की कोशिश की है, उसके साथ इसराइल भी है, दो बड़ी ताकत, दो सुपर पावर्स ने। स्वाभाविक है वो क्रम्बल करेगा, स्वाभाविक है, इट गोज विदाउट सेइंग सर। बट साथ साथ में जो आज तक नहीं हुआ, मतलब आप कहाँ अनकंडीशनल सरेंडर के लिए निकले थे एपिक फ्यूरी के जरिए, और अब आप कह रहे हैं कि साहब इनबाउंड ट्रैफिक का अधिकार हमने आपको दे दिया। नंबर 1, आप ही तो एक सुनहरे ईरान के लिए नए पन्ने खोल करके जा रहे हैं, उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए खुद आप आमादा हैं। आप डील पर जो अभी खबरें आ रही हैं, इनबाउंड का आप अधिकार दे रहे हैं, और जैसा मैं कह रहा था कि बात ईरान कह रहा है कि हमको 7% टैक्स लगाने दो, ओमान कह रहा है कि साहब 3% पे मान जाओ। मतलब मानेंगे ही, अब ऐसा तो लग रहा है कि मानेंगे ही मानेंगे। अभी मैं कुछ और अखबारों को पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि संभवतः आजकल में मान ही जाए अमेरिका। तो अमेरिका सर वो लीबिया सीरिया वाली बात है ही नहीं, वो तो आपने क्रिपल करके छोड़ दिया था उन इकोनॉमीज को। यहाँ पर तो आपने चाबी पकड़ा दी, खजाने की चाबी पकड़ा दी कि ईरान अब उठ खड़े हो यहाँ से, ये रहा तुम्हारे लिए उठ खड़े होने का रास्ता। तो कहाँ सर अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान को क्रिपल कर दिया? देखिए दीपक, शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकता है, लेकिन जब माइटी नेशंस लाइक यूएसएसआर कैन फॉल, तो ईरान तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो आप इसके मोमेंट्स मत देखिए, आप स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देखिए ठीक है कि ग्रेजुअली एक कंट्री कैसे बर्बाद होता है, और वो होने जा रहा है सूनर लेटर। आप ये अभी 2% 4% मत देखिए। ये तो देखिए, द डिफिकल्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज इज टू गो विद अ वॉर, दे हैव टू गो टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हैज टू डिक्लेयर द वॉर, जो ये कंट्रीज कितने समय से इन्होंने नहीं किया है। तो ये उनका लिमिटेशन है। बट इस दायरे में काम करते हुए आप बोलिए कि ये तो सर अमेरिका भी नहीं कर रहा है कि पार्लियामेंट में जाएं एंड देन डिक्लेयर वॉर। ये तो अमेरिका भी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, वो नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन कोई भी गल्फ कंट्री ये कैसे एक्सेप्ट करेगा दैट यहां पर एक ठेकेदार बैठ गया एंड देन हु विल चार्ज मनी? नोबडी विल एक्सेप्ट इट, राइट? बट अ रोग नेशन विल इवेंचुअली मीट इट्स Everyone, sir, everyone will accept. गारंटी and I think डील, and I think सर वसूलने की गारंटी तो यूएस दे रहा है ना, डील तो यूएस के साथ हो रही है, यूएस की मोहर लग गई है एक बार इस पे, क्यों नहीं? तो देखिए यूएस के लोग, दीपक जी, गल्फ के लोग, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अभी आप देखते रहिए। ठीक है सर। आप मुझे ये बताइए, नाउ आई थिंक it's not only me or America or whatever, every Gulf country now agrees that ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। अगर देखिए, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो वो क्या करते, सोचिए। तो यू कांट अलाउ आपने बग्गा सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। इट्स नॉट नाउ अबाउट ईरान वर्सेस गल्फ, इट्स अबाउट गल्फ वर्सेस यूएस। कि भैया आपकी गारंटी का क्या हुआ? आप तो कहीं भी उठा करके चल देंगे, हमारा क्या? हमारी जो गारंटी थी, हमारा जो डॉलर में ट्रेड का आपके साथ समझौता हुआ था। मैं बग्गा सर के बाद क्विकली, क्योंकि गर्ग सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके सवालों के परिप्रेक्ष्य में मैं बग्गा सर के रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन क्विकली गर्ग सर कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई देखिए, मुझे कहना पड़ रहा, अनुराग, आपकी ईरान के बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। ईरान एक सिविलाइजेशनल पावर है। ईरान ने समय समय पे आपको दिखाया है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, ऑयल का संदर्भ है। 1971 में जब पहली बार ऑयल एम्बार्गो हुआ, आफ्टर द यूएस हैड गॉन आउट ऑफ दिस
गोल्ड स्टैंडर्ड, तो ईरान ने उस समय ये तय किया कि हम 5 गुना दाम पे ऑयल बेचेंगे दुनिया को। और उसके 2-3 महीने बाद पूरी की पूरी गल्फ ने अपने दाम 5 गुना बढ़ा दिए थे। सो ऐसा नहीं है कि ईरान इतना कमज़ोर है, ईरान बहुत चीज़ें सेट करता है, राइट। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ईरान को कोई कंट्री गल्फ में या इवन यूनाइटेड स्टेट्स और उससे पहले रशिया और यूके इसको ख़त्म करना चाहते थे बहुत साल तक, कोई नहीं ख़त्म कर पाया। ईरान, अगर और पुराने इतिहास में अगर आप जाएंगे तो ईरान पहला ग्लोबल एम्पायर था दुनिया का साइरस के टाइम में, आज से 2,500 साल पहले, जिसने इजिप्ट से लेके और हिंदुस्तान तक को पूरा का पूरा अपना 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 हिस्सा बनाया था। उसके बाद भी बहुत कुछ हो गया। आप ईरान को इतना कम मत आंकिए। ईरान को आप, जब यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह दुनिया में थे नहीं, यूके वगैरह दुनिया में कोई पावर नहीं हुआ करती थी, उस जमाने से ईरान इतना पावरफुल है। Yeah. तो डोंट गेट बी मिसलेड दैट ईरान इज। बट गर्ग सर, एक छोटी सी बात, क्योंकि जब कभी भी लोग कहते हैं कि भाई ईरान की सभ्यता और ये और वो, अब एक नया ज़माना है सर, ईरान के लोग भी तो कहेंगे कि ठीक है भाई सभ्यता तो हमारी है, बट जैसा अनुराग सर ने एक वैलिड पॉइंट बोला कि उस सभ्यता का हम क्या करेंगे जहाँ पर महंगाई आसमान पर है, आपकी जीडीपी घुटनों पर है, आप चारों तरफ से हर वक्त अनसर्टेनिटीज और संकटों से जूझ रहे हैं, तो सभ्यता का क्या करेगी सर ईरानियन जनता? वो तो पूछेगी अपनी दीपक, ये सवाल सही है। देयर इज अ डिस्कनेक्ट कि जो ईरान के पावर में जो मुल्ले और सेना आज के दिन में है, और ईरान के लोग जो हैं जो उससे एडवर्सली अफेक्टेड है, दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट है। मुझे मालूम है कि ईरान के लोग इस रेजीम को नहीं चाहते, ईरान के लोग भी उस रेजीम से परेशान हैं। लेकिन अगेन, ईरान की अगर आप पिछले 100 साल के इतिहास में भी जाओगे तो ईरान हमेशा बहुत पावरफुल, जो जुंटाज हों चाहे राजाज हों, उनके द्वारा ही गवर्न किया गया है। शाह ऑफ ईरान उतना ही कुशासक था जितना ये मुल्ले आज के दिन वहाँ पे। तो आप ये मत समझिए कि ईरान में बगावत हो जाएगी और लोग अपनी रेजीम के खिलाफ खड़े हुए होंगे। ये इनकी उम्मीद थी अमेरिका और इजराइल की कि अगर हम हु नोज सर, हु नोज कि वो खड़ा होना चाह रहे हो, लेकिन उनकी आवाज इस वक्त राष्ट्रीय आपदा का हवाला देते हुए दबाई जा रही हो। लेकिन दीपक, आप अगर पिछले 100 और 1000 साल का इतिहास देखेंगे तो उसमें ईरानियन लोगों ने कैसे, एक ही डेमोक्रेटिक पावर आज तक ईरान में उठी है, उनका नाम मैं 1 मिनट के लिए भूल रहा हूँ, जो 1948 में और से 58 तक वो एक केवल डेमोक्रेटिक पावर रही है 5 साल के लिए। उसके अलावा ईरान हमेशा तानाशाहों से, ईरान हमेशा एम्परर्स के द्वारा गवर्न हुआ है। जनता वहाँ पे कभी भी उनके खिलाफ नहीं खड़ी हुई है। बग्गा सर बहुत देर से, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं ये सारी बातें। आई एम श्योर उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। सर डायरेक्शन दीजिए, कंफ्यूजन बहुत है। बहुत अच्छे ये तो, और अनुराग तो हमारे ही है, इनको अमेरिकन मत बनाइए, पहले तो ये हमारे ही है। सो ये आप मुझे दूसरी साइड डाल के लड़ाते हैं। दीपक की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं नहीं लड़ाता। मैं तो सर आप में पूरा अमेरिका, मैं बोलता ही हूँ, क्योंकि अमेरिका का पक्ष अगर जानना हो तो फिर आपके थ्रू ही जानते हैं सर। तो आपको हम वहाँ पर इसलिए उसमें शोकेस करते हैं कि आप अमेरिका की बात कर रहे हैं आप हमारे। बग्गा सर ने बिल्कुल सही कहा है, आप हमारे, ऐसे हम आपको इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। बग्गा सर प्लीज कंटिन्यू सर। तो देखिए, अब गाजा में रोज बमबारी हो रही है, किसी को दुनिया में फर्क नहीं पड़ता। लेबनान में रोज हो रही है बमबारी, वो घर जला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, 3,000 लोग मार दिए हिजबुल्लाह के पेजर्स से, कुछ फर्क नहीं पड़ा दुनिया को। यहाँ पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन्होंने रोक लिया है। अब ये जो वॉर गेम्स थी, इसमें बताया गया था ट्रम्प को कि ये रोक सकते हैं, और हमारा, अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, पहले 48 आवर्स में नियरली आधे लोग मारे जाएंगे। तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड सारे जो पुराने वॉर्स हुए हैं उसका डेटा लेके आए थे। बोले अगर इन्होंने रोक दिया, और तेल अगर इन्होंने रोक दिया,
तो वर्ल्ड होल्ड आउट नहीं कर सकती, आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा बहुत। तो इसके बावजूद वो अपने एरोगेंस लीजिए, ओवर एस्टिमेशन लीजिए, या इजरायलीज ने बीच में जो मध्यस्थता कर रहे थे उनको कन्विंस करके ये करवा दिया, तो अब तो छेड़ दिया है आपने। और ये 90 मिलियन का देश है, इतना छोटा भी देश नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि 90 मिलियन पीछे बैठे हैं इनके। वो 1 मिलियन का जो आईआरजीसी है, और जो सारा पैसा गया है इनका आर्मामेंट्स में, दूसरा इनके पीछे रशिया और चीन बैठे हैं। तो ये लड़ाई चीन और यूएस, चीन और यूएस और रशिया के बीच में चल रही है, ईरान बीच में मोहरा है। गल्फ वाले इतने साल, गल्फ भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, गल्फ के अंदर सारे तो राजे ही हैं, कोई उसका पार्लियामेंट या कुछ ऐसा नहीं है काम का, सभी वो है। और जो ब्रिटिश जब निकले वहां से, ओटोमन एम्पायर खत्म हो रहा था, तो उन्होंने ये ट्राइबल लीडर्स पकड़ पकड़ के, और सारे मूलतः एक ही फैमिली है, उसके वेरियस ब्रांचेस हैं जो पूरे आ गए। ईरान पर्शियन थे, शिया थे, ये थे। और ये 2004 में सद्दाम हुसैन ने कह दिया था, मुझे जॉर्ज बुश नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर मैं हट गया तो ईरान रीजनल पावर बन जाएगी, उसका टक्कर लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और वही आज हम देख रहे हैं कि अगर यहां से यूएस निकल जाए, ईरान तो कह रहा है मैं कुवैत टेक ओवर कर लेता हूं, पहले कुवैत लेता हूं, फिर जाके हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये यूएस के कारण रुका हुआ है पूरा, जो भी मिडल ईस्ट का बचा हुआ है। इसराइल भी आज महफूज है क्योंकि यूएस की अम्ब्रेला है उसके ऊपर। अब ये यूक्रेन रशिया इस सब के कारण क्या हो गया है, रशिया ने भी पूरा हाथ दे दिया है ईरान को, क्योंकि ईरान सारा सप्लाई कर रहा था। आप देखिए जो ब्लैक सी में कार्गो शिप गिराई यूक्रेन ने, जहां ईरानी ऑफिसर्स भी मारे गए, ऑब्जर्वर्स मारे गए, वो सारा शिपमेंट जा रहा था रशिया को आर्मामेंट्स का ईरान से। ड्रोन्स, वो शाहिद ड्रोन्स और क्या क्या जो देते रहते हैं रशिया को। तो ये अभी पेचीदा हो गया, बहुत मामला पेचीदा हो गया है। यहां से निकलने के लिए स्टेट्समैनशिप चाहिए, वो हेनरी किसिंजर वगैरह कोई चाहिए जो जाके दोनों जगह बात करे। आपने क्या कर दिया, एक रियल एस्टेट वाला कर दिया, दूसरा जो वसूली है, जो दामाद श्रिया जो वसूली करता है ट्रम्प के नाम पे, वो हर एक से 1 बिलियन 2 बिलियन जा जाके उठा रहा है, टोटली बिकाऊ है, वो उसको आगे कर दिया। मार्को रूबियो कितनी बारी मिला है अगराची से, कौन कर रहा था मध्यस्थता उस टाइम, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर कर रहा था, ये दोनों लोग बैठे हुए थे। 27 फरवरी को बोला अच्छा जी ये आपका है, आपने ये प्रपोजल दिया, हम वॉशिंगटन जा रहे हैं, आपसे बात करते हैं। अगले दिन जाके 50 इनके टॉप लीडर मार दिए। सोचा कि इसको हम डिकैपिटेट करेंगे, लोग उठ जाएंगे रिवोल्ट में और खत्म हो जाएगा ये रेजिम। वो इस तरह से नहीं होता है, ये वेनेजुएला नहीं है जो आपने किया। और ये इतने अब सुदृढ़ हो गए हैं क्योंकि 2004 में जिस राइट। तरह से सद्दाम हुसैन को उखाड़ा, इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब ये 32 डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स हैं जिनके पास फतवा पड़ा हुआ है अली खमेनी का कि मर जाना बट छोड़ना नहीं। और ये जो एक ड्रोन आ जाता है, कोई मिसाइल आ जाता है, इनकी सेंट्रल कमांड में भी नहीं होता है, कई बारी कोई भी रीजनल कमांडर ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सेंट्रलाइज्ड कमांड इनकी चल रही है। मुश्तबा खमेनी को ये जो मॉडरेट्स हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है, किसी ने नहीं देखा। 28 फरवरी के बाद किसी ने उसके साथ वार्तालाप भी नहीं की। राइट। उसको एक किसी जगह पे आईआरजीसी के कब्जे में रखा हुआ है, और जो वो कहते हैं उसके नाम पे करते जा रहे हैं। वो ना पब्लिक में आए हैं अभी तक, ना उन्होंने वक्तव्य दिया है, रिटर्न में आया है एक दो बारी। तो ओवरऑल मामला बहुत गंभीर हो गया है। जी सर। अब यूएई देखिए, यूएई ने सऊदी से थोड़े ताल्लुकात ओपेक से निकले, यूएई ने तेहरान से फ्लाइट्स जा रही हैं। यूएई में 4 से 5 लाख ईरानी मूल के लोग रह रहे हैं, ईरानी पासपोर्ट होल्ड करने वाले। 20,000 अटक गए थे जब जंग शुरू हो गई, उनको भी अलाउ कर दिया, आके काम करिए। यूएई ने पैसे भी भेज दिए होंगे ईरान को कि यहाँ पे हम आपके स्विस अकाउंट में डाल रहे हैं, आईआरजीसी के जनरल्स में, आसिफ मुनीर के अकाउंट में, आप हमारे पे हमला मत करिए। आज तक
ये जो एस्केलेशन हुआ है लास्ट 15 दिन का, Yes. यूएई पे अटैक नहीं हुआ था, आज हुतीस ने अटैक कर दिया। वो अब समझ है कि यमन के अंदर सऊदी और यूएई का प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। तो 3 तबके हैं, एक तो हुती है ईरान वाले, एक सऊदी है, एक यूएई है। तो वो किस वाले ने अटैक किया यूएई पे? अदरवाइज ईरान को उन्होंने खपा लिया है। कतार भी यही करेगा, बोलेगा भाई हमें रहने दो। बट Yes. डर ये है अगर अमेरिका निकल गया, इनको उखाड़ फेंकेगा ईरान और इनका तेल ले लेगा, जो सद्दाम हुसैन ने कुवैत को किया था 92 में। फिर भी अमेरिका में क्षमता थी, यस सर। आज के दिन में वैसा नहीं है। और बाकी लोग भी तैयार हो गए क्योंकि चीन और रशिया इनके पीछे बैठे हुए हैं। तो काफ़ी पेचीदा है सिचुएशन। आप लोगों को सुनना तो ऐसा लगता है कि आराम से सुन करके आपसे हम लगातार लाभान्वित होते रहें, लेकिन समय अलाउ नहीं करता है। लेकिन मैं अनुराग सर से जाते जाते सर, हमारे दर्शक फिर हमसे शिकायत करते हैं कि अनुराग सर से आपने डायरेक्शन नहीं लिया। सर मार्केट के लिए कोई डायरेक्शन दे दीजिए। कन्फ्यूजन और एनालिसिस होता रहेगा सर, बट डायरेक्शन दे दीजिए फिलहाल। ये अच्छा है, इस बहाने हम लोग की मुलाकात होती रहती है, ये चलते रहना चाहिए, कुछ तो हल्का फुल्का, बट सीरियस नहीं। और बग्गा सर ने टोटली समराइज कर दिया है, एब्सोल्युटली सीरियस ग्राउंड सिचुएशन वैसा ही है। एंड आई थिंक दिस नोट, देखिए मार्केट डायरेक्शन ठीक है, अमेरिका मार्केट अच्छा चल रहा है, इंडिया को एनर्जी की लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। इट इज अ ग्रिम रिमाइंडर, इंडिया हैज 2 imports which are to be paid in dollars. One is oil and energy and natural gas. Second is gold. अब अगर बहुत ज्यादा संकट आता है तो गोल्ड का इंपोर्ट खत्म करिए, बेकार का मेटल है उसको हटाइए। आई थिंक ये सोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट के पास में है, बट ये पॉपुलर नहीं होगा तो ये डिफिकल्ट है। बट अदरवाइज इंडियन सिचुएशन इज फाइन। अगर वो नहीं है तो एनर्जी का सोल्यूशन ढूंढिए, ये इंडिया का ये पॉइंट है। नहीं तो ये एक ओवरहैंग बना रहेगा जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ में थोड़ा सा एक डाउनवर्ड पुश आता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। बाकी आई थिंक हर देश अपना देख रहा है दीपक। तो ग्लोबल इकोनॉमी इज इन वेरी गुड शेप and Indian economy is also in a good shape, but it has to solve the energy crisis. Absolutely. It's a problem. ये Right, सॉल्व sir. करना है। एब्सोल्युटली। देखिए तो कुल मिलाकर के आपने पूरी चर्चा सुनी होगी, तो न पूरी दुश्मनी है न पूरी दोस्ती है, एक तरह से स्ट्रेटेजिक कोहैबिटेशन की परिस्थितियां हम देखते हैं। पूर्ण युद्ध कोई नहीं चाहता है, बीच बीच में एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। एक तरफ तनाव होगा, फिर प्रतिबंधों को ढीला करके सौदेबाजी भी होगी, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन इस बीच आपको क्या डायरेक्शन चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये आज की चर्चा के बाद संभवतः आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अजय बग्गा सर, थैंक यू सर। सुभाष गर्ग सर, थैंक यू सर आपके समय के लिए। अनुराग सिंह सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला।